नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शुरू 244 केंद्रों और 14 जिलाधिकारी कार्यालयों में जारी मतगणना। 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में कराया गया था चुनाव। महाराष्ट्र के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लातूर में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को देंगे श्रद्धांजलि। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नाम पर लग सकती है मुहर। 14 दिसंबर को घोषित होगा रिजल्ट। इंडिगो की मोनोपोली की होगी जांच। एविएशन सेक्टर में करीब 65% हिस्सेदारी। रोजाना उड़ती है 2200 फ्लाइटें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से की मुलाकात। 4 नए लेबर कानून पर की चर्चा। लिखा ये आवाज दबाने की कोशिश। बंगाल एसआईआर में वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे। ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख नाम कटे। डेंजर लेवल पर पहुंचा दिल्ली का प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 400 पार। प्रदूषण के डार्क रेड जोन में दिल्ली के 18 इलाके। कोलकाता पहुंचे स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी। फैंस में जबरदस्त उत्साह। मैदान के बाहर अभी से जुटे फैंस। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने यूएई को हराया। टूर्नामेंट में की विजयी शुरुआत। भारत पर राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में बगावत। सांसदों ने कांग्रेस में पेश किया टैक्स हटाने का प्रस्ताव। भारत पर मौजूदा वक्त में 50% टैरिफ लागू। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद होगी बांग्लादेश वापसी। मां की खराब तबीयत के बीच लौटेंगे देश। बीएनपी ने किया ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर दावे के उलट कंबोडिया बॉर्डर पर बमबारी। थाईलैंड बोला हमारा एक्शन सब कुछ बता रहा। सीज फायर पर दोनों देशों ने साधी है चुप्पी। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को किया गिरफ्तार। मानवाधिकार वकील के लिए आयोजित शोक सभा में शामिल होने गई थी नरगिस। रिहाई की शुरू हुई मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों ने दर्ज कराया मुकदमा। कहा डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी बढ़ेगी। वीजा के लिए 9 करोड़ रुपए फीस वसूल रहा अमेरिका। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए बढ़ रहा AI टूल्स का इस्तेमाल। 5 साल में चैटबॉट से हुई 450 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग। रेलवे ने इस साल 3.02 करोड़ फेक IRCTC अकाउंट किए बंद। अश्विनी वैष्णव बोले तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए लगाया OTP। 65% मामलों में हुआ सुधार। अडानी की एक और बड़ी डील। कंपनी की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की 100% हिस्सेदारी खरीदी। पिछले महीने बिके 4.12 लाख से ज्यादा यात्री वाहन। GST कटौती से भी बिक्री को मिली रफ्तार। खुदरा महंगाई लगातार दूसरे माह 1% से कम। रिकॉर्ड निचले स्तर से उठी ऊपर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा कदम उठाया है और उनके राजनीतिक कदम की चर्चा तेज हो गई है। यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं अब संघ को टक्कर देने के लिए एक नया RSS भी खड़ा हो गया है। वो भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने ही इसे खड़ा किया है। यूपी सरकार में शामिल सुभासपा ने अपना खुद का वैचारिक संगठन राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानी RSS लॉन्च कर दिया है। इसमें स्वयं सेवकों की वर्दी, कंधे पर बैज और लाठी जैसे प्रतीक RSS से प्रेरित लगते हैं, लेकिन सुभासपा इसे अपनी विचारधारा का वाहक बताती है। सुभासपा के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की घोषणा करते हुए बताया कि इसका उद्घाटन पूर्वांचल के 22 जिलों में अगले सप्ताह से शुरू होने वाले प्रशिक्षण शिविरों के साथ होगा, जो धीरे धीरे पूरे 75 जिलों में फैल जाएगा। पार्टी का लक्ष्य 1 लाख स्वयं सेवकों को नामांकित करना है, खासकर ग्रामीण इलाकों के 18 से 25 वर्ष के युवाओं को। इन स्वयं सेवकों को वैचारिक प्रशिक्षण के साथ करियर गाइडेंस भी दिया जाएगा।
आज कई गांवों में 60 से 70% छात्रों को ये नहीं पता कि वो क्या बनना चाहते हैं। हमारे आरएसएस संगठन के माध्यम से हम उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के रिटायर्ड प्रोफेशनल से जोड़ेंगे, जिससे वो अलग अलग करियर विकल्पों को समझ सकेंगे। उन्होंने जोर दिया कि संगठन राजनीतिक मंच नहीं बल्कि विचारधारा का केंद्र होगा, जो पूर्वांचल के लगभग 25% आबादी वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय को एकजुट करेगा। राजभर ने जो कदम उठाया है वो चर्चा का विषय बन गया है। ये कदम 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिली हार के बाद कैडर को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजभर का ये आरएसएस पीएम मोदी और भागवत को टक्कर देगा। अब इससे बीजेपी को कितना नुकसान होता है, इस पर नजरें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गुलशन मॉल के सिनेमा हॉल में दो गुटों के बीच जोरदार मारपिटाई की घटना सामने आई है। शुक्रवार शाम इस घटना का 26 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि मॉल में मूवी देखने आए लड़के आपस में अचानक मारपिटाई करने लगे। सिनेमा हॉल के अंदर ही कुछ युवकों के बीच मारपिटाई होने लगी। इस दौरान दो युवकों को कुर्सी से खींचकर उठाया गया और कई लोग उन्हें थप्पड़ मारते नजर आए। वीडियो में देखा गया कि इसके बाद वो लड़के दूसरे लड़कों को बाहर लेकर गए और उनके साथ काफी देर तक गाली गलौज भी की। इसी बीच कई लड़कियां मारपिटाई देखकर चीखने लगी। ये घटना नोएडा एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के सेक्टर 135 स्थित गुलशन मॉल की बताई जा रही है। मारपिटाई कब हुई इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हॉल में मौजूद लोगों ने मारपिटाई का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कौन का मैसेज आया? तुझे भी आया? सुबह से पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो बढ़कर हाथापाई और फिर मारपिटाई में बदल गई। मामले की जानकारी मिलते ही थाना एक्सप्रेसवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक विवाद में शामिल पहला पक्ष के अभिनव और रोहित और दूसरे पक्ष के हर्षवर्धन और आशीष, साथ ही विक्रांत नाम के 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी आरोपी अलग अलग जिलों के निवासी बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और मॉल साथ ही सिनेमा हॉल में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। नोएडा पुलिस ने कहा कि घटना को लेकर अब तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है। इस संबंध में मॉल प्रबंधन से भी बातचीत की गई है। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई हुई। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने ये सुनवाई की, जिस दौरान कोर्ट ने पहले दिए गए अपने निर्देश को बदलने से इनकार कर दिया और अपने निर्देश को दोहराते हुए कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं होंगे। तो वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके महेश्वरी ने साफ कहा कि हमें लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें ये समझना होगा कि वहाँ प्रक्रिया कैसे चल रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि वो लिस्टिंग रूल्स, बेंच एलोकेशन और ऑर्डर पास करने की प्रक्रिया की गहराई से पड़ताल करेगा। दरअसल करूर भगदड़ हादसे की जांच को लेकर मदुरै और चेन्नई दोनों बेंचों में सुनवाई हुई थी, लेकिन यहां से कहानी उलझ गई क्योंकि मदुरै बेंच ने सीबीआई जांच की पिटीशन खारिज कर दी, लेकिन चेन्नई बेंच ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। यानी एक ही घटना पर दो बिल्कुल उलट आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देखकर हैरानी जताई और पूछा कि एक ही हाई कोर्ट की दो बेंचें एक ही केस पर दो अलग आदेश कैसे दे सकती हैं? ये अंतर सिर्फ आदेशों में नहीं था, बल्कि प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर रहा था। बता दें, ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि हाई कोर्ट के भीतर लिस्टिंग की प्रक्रिया संदिग्ध है। इससे अलग अलग फैसले सामने आते हैं और इससे न्यायिक सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि करूर भगदड़ का पूरा मामला 27 सितंबर को शुरू हुआ। टीवीके की राज्यव्यापी यात्रा के दौरान करूर में करीब 30,000 लोग जमा हुए। वेन्यू की क्षमता सिर्फ 2 से 3 हजार लोगों की थी, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई।
सुबह से इंतजार कर रहे लोग दोपहर में भगदड़ का शिकार हो गए। इसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये स्पष्ट किया है कि कोई भी बालिग लेकिन अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर बेटी अपने पिता से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि यदि बेटी खुद कमाने में सक्षम नहीं है और उसके पास कोई आय या फिर संपत्ति नहीं है तो पिता को उसकी आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। ये फैसला उस याचिका पर आया जो एक पिता ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने पहले ही पिता को आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी और अविवाहित बालिग बेटी दोनों को हर महीने 45,000 रुपए भरण पोषण के रूप में दे। पिता का तर्क था कि उसकी बेटी अब बालिग हो चुकी है, इसलिए वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है और उसे खुद काम कर अपने जीवन यापन का प्रबंध करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने पिता की ये दलील खारिज करते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य जरूरतमंद आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करना है और किसी तकनीकी बहाने से उन्हें उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार केवल पति पत्नी, माता पिता या नाबालिग बच्चों तक सीमित नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार एक अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर बालिग बेटी भी अपनी मां के साथ पिता से संयुक्त रूप से भरण पोषण मांग सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कुछ सीमित लेकिन जरूरी शर्तें होती हैं। बेटी अविवाहित हो, वो स्वयं कमाने में सक्षम ना हो और उसके पास ऐसी कोई संपत्ति या स्थायी साधन ना हो जिससे वो अपना गुजारा कर सके। कोर्ट ने कहा कि यदि ये 3 शर्तें पूरी होती हैं, तो पिता भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल पिता पुत्री के बीच कानूनी दायित्व की व्याख्या को स्पष्ट करता है, बल्कि ये भी बताता है कि भारतीय न्याय प्रणाली जरूरतमंद बेटियों के आर्थिक अधिकार को लेकर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती है। ये निर्णय उन कई मामलों में नजीर बन सकता है जहां बालिग अविवाहित बेटियों के भरण पोषण के अधिकार पर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल आपकी इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक ऐसा साइबर क्राइम अनकवर हुआ है जिसमें सिर्फ कुछ पैसे नहीं कटते अकाउंट से, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, कोई यू टर्न नहीं है। बेसिकली कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि आपकी नौकरी लगवा सकते हैं सिंगापुर में, होटल मैनेजमेंट की नौकरी, ट्रेडिंग में, आईटी में। इतना अनएम्प्लॉयड यूथ है, सबको नौकरी चाहिए और इस वजह से आपको वो लोग वहां बेच देंगे, भेज नहीं देंगे, बेच देंगे $3,500 में। और वहां अगर आप एक बार पहुंच गए तो आपको लगेगा सिंगापुर पहुंच रहे हो। आप सिंगापुर, थाईलैंड जाओगे, वहां से आपको पकड़ा जाएगा, आपका पासपोर्ट रखा जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा कंबोडिया। और कंबोडिया पहुंचकर आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा और वहां पे बैठ के आपसे दोबारा फाइनेंशियल फ्रॉड कराया जाएगा। मतलब आप आगे उसी लूप में फंस चुके हो। नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसमें 12 से 15 लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, अच्छे घर के फंस चुके हैं, गांव के फंस चुके हैं। Tier 1, Tier 2, Tier 3 कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, हर इंसान को नौकरी चाहिए और सिंगापुर, थाईलैंड सबको चमक जाता है एक बार में। और जब एक बार फंस गए आप तो कहीं वापस नहीं आ पाओगे, ये समझ लेना। एक नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये नंबर सेव कर लीजिए। अगर आप किसी इंसान को जानते हैं या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो ऐसे किसी चीज में फंस चुका है, तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ये आगरा साइबर सेल का नंबर है। कहीं से भी आप हो, आप बताइए, क्योंकि जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो है आतिफ खान उन्नाव यूपी से, अजय कुमार शुक्ला इंदौर से, मध्य प्रदेश से। तो ये सिर्फ आगरा का मैटर नहीं है, यूपी का मैटर नहीं है, पूरे इंडिया का मैटर है। और इसमें कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल यूनिट इन्वॉल्व है। पुलिस के हिसाब से या तो ये यूनिट म्यांमार से चल रहा है या चाइना से चल रहा है, कहीं से चल रहा है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो प्लीज इसे सबसे शेयर करिए, क्योंकि जब तक अपने पे नहीं बीती तब तक इंसान समझता नहीं है, बट भारतीय फंस रहे हैं, ये समझिए। तो सबसे शेयर करिए और सबको बताइए क्या चल रहा है। सिर्फ पैसे कटने में नहीं हो रहा है अब कि सिर्फ पैसा काट लो ओटीपी देकर, लिंक देकर, वो ये कर रहे हैं, बट इसके अलावा ये एक स्टेप आगे चले गए हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोगों की। प्लीज शेयर, सेव द नंबर, सबको बताइए। जय हिंद, जय भारत।